देखिएगा, हम क्या बताए थे, यहीं पे बता रहे थे कि ये पर्वत पहाड़ है। ये पर्वत पहाड़ के ढालों के हिसाब से जो है कि आपको क्या मिलेगा, आपको वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। बोलता है कि निम्न ढाल पर जब आप चलिएगा ना, तो वहां पर कैसा आपको वन दिखाई देगा, तो वहां पर मानसूनी या पतझड़ वन जो है कि आपको दिखाई देगा निम्न ढाल पर, है ना। क्लियर है बात। उसके बाद बोलता है कि मध्य ढाल पर जब आप चलिएगा, मध्य ढाल पर, बीच वाले ढाल पर, तो आपको जो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है कि आपको दिखाई देंगे। और यही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, गुलमर्ग, है ना। जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, और जम्मू कश्मीर का जो है कि आपको घास का मैदान कौन है, गुलमर्ग जो है कि आपको। और इसी मध्य वाले ढाल में जब उत्तराखंड में पहुंचिएगा, तो यहाँ पर बुग्याल या पयाल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है ना। बुग्याल या पयाल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। मर्ग में गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये कहाँ का स्थान हो गया, जम्मू कश्मीर का जो है कि आपको स्थान हो गया। जब जब पर्वतों के ऊपरी ढाल पर चलिएगा, उच्च ढाल पर जब आप घुसिएगा, तो वहां पर शंकुधारी या कोनधारी वन जो है कि आपको पाए जाएंगे। कैसा वन, शंकुधारी या कोनधारी वन पाए जाएंगे। और इसमें एक शंकुधारी या कोनधारी वन में एक विशेष जो है कि आपको प्रकार की लकड़ी मिलेगी, जिसको कहते हैं बीलो की लकड़ी, बीलो, है ना। और इसी बीलो की लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। बीलो के लकड़ी से किसका बल्ला, क्रिकेट का बल्ला जो है कि आपको बनाया जाता है। तो यहाँ पर तीन चीज निकला। सबसे पहला, निम्न ढाल पे चलेंगे तो कैसा वन निकलेगा, मानसूनी या पतझड़ मानसूनी जो है कि आपको वन निकलेगा, है ना। बीच वाले ढाल पर जब चलेंगे तो कैसा वन जो है कि आपको निकलेगा, बीच वाले ढाल पर शीतोन घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय घास के मैदान जो है कि आपको दिखाई देंगे। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में ऊपर की तरफ चलिएगा तो आपको उदाहरण की तरफ जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग मिलेगा, और उत्तराखंड में कौन मिलेगा, बुग्याल या बुग्याल बुग्याल या बुग्याल या पयाल। बुग्याल या पयाल जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। और ऊपरी सबसे ऊंचे वाले उच्च जो है कि आपको ढाल पर चलिएगा तो कैसा वन देखने को मिलेगा, उच्च ढाल पर शंकुधारी शंकुधारी। कुंधारी। शंकुधारी या कोनधारी वन देखने को मिलेगा। और कोनधारी वन में एक विशेष रूप से जो है कि एक लकड़ी मिलता है, जिसको कहते हैं बीलो की लकड़ी, है ना, बीलो की बीलो की लकड़ी। अब बीलो की लकड़ी से किसको प्राप्त किया जाता है, बीलो की लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है, क्रिकेट का बल्ला जो है कि आपको बनाया जाता है। आगे चलते हैं, अब आइएगा हम लोग हिमालय के रेंज में। सबसे पहला जो है कि हिमालय का रेंज जिसको पढ़े थे एक नंबर में, वो कौन था, ट्रांस हिमालय था। कौन था, ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन था, महान हिमालय। महान हिमालय। महान हिमालय जो है कि आपको था। तीसरा नंबर पे कौन था, लघु। मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु। चौथा नंबर पर आप जो चर्चा करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, बाह्य हिमालय। कौन हो शिवालिक जाएगा, या बाह्य बाह्य हिमालय। हिमालय या शिवालिक जो है कि आपको हिमालय कहेंगे, है ना। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय कहेंगे। आइए देखिएगा, अब ये चौथा नंबर का जो हिमालय का रेंज जो शुरू हो रहा है, यही आपका कौन सा है, बाह्य हिमालय या कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय जो है कि आपको होने वाला है। अब जरा सुनते चलिएगा, यहाँ से फ्रेश है ना। बाह्य हिमालय, हिमालय का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु, यही आपका बाह्य हिमालय होगा। अच्छा ये देखिए, तो ये सबसे पहला हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद ये हो गया आपको महान हिमालय का बेल्ट। अब महान हिमालय का बेल्ट के बाद जो है कि आपको कौन हो जाएगा, लघु या मध्य हिमालय, लघु लघु या हिमालय। मध्य। लघु या मध्य हिमालय कैसे रूप से था, खंडित रूप से था। कैसे रूप से था, खंडित में। खंडित रूप से, खंडित मतलब रूप कि से। टुकड़ा में खंडित। टूटा हुआ था। और इसके जो है कि नीचे वाला जो हिमालय का रेंज दिखाई देगा, यह कौन सा हिमालय का रेंज दिखाई देगा, यही वाला है बाह्य या शिवालिक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक। अच्छा शिवालिक हिमालय है, तो यह जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय के इसका अगर डायरेक्शन को देखेंगे तो इसके नीचे में है। और इसके नीचे का मतलब ये कौन सा डायरेक्शन में हुआ, इसके नीचे का मतलब हुआ दक्षिण दक्षिण। में। कैसे, कौन सा में हुआ, दक्षिण में हुआ कि नहीं हुआ। चलिए वही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। जैसा तो ये बोल रहा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक के बारे में बोल रहा है कि यह हिमालय का दक्षिणतम एवं सबसे क्या है, सबसे नवीनतम जो है कि आपको श्रेणी है। दक्षिणतम एवं सबसे नवीनतम श्रेणी की बात करेंगे हिमालय का, कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जो है कि आपको हो जाएगा। और इस शिवालिक हिमालय की रेंज की बात करेंगे, इस रेंज इसका जो ऊंचाई होगा, औसतन ऊंचाई, इसमें जो ऊंचाई ऊंची जो चोटी मिलेगी, वो कितनी चोटी मिलेगी, तो 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर 900 से तक का जो है कि 1500 आपको मीटर। चोटी जो है कि आपको दिखाई देगी। और इसका औसतन जो मोटाई होगा, जो ऊंचाई जो है कि आप ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई दे दिया ना, इसका चौड़ाई होना चाहिए, औसतन चौड़ाई,
चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक ये फैला होगा? चौड़ाई होगा 10 10 से से लेकर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक का इसका जो है कि आपको चौड़ाई में बेल्ट जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। पूछेगा यह हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक होगा? तो ये पंजाब के पोटबार बेसिन से, मतलब कि यहाँ पर पंजाब राज्य से लेकर कोसी नदी के सतत रूप से, मतलब कोसी कहां तक आ रहा है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तो ये पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक के बीच में जो भी आपका जो आपको दिखाई देगा, जो भी आपका पर्वत पहाड़ जो भी इसके नीचे वाले बेल्ट में दिखाई देगा, वह सब क्या दिखाई देगा? सब का सब आपको दिखाई देगा शिवालिक। क्या दिखाई देगा? शिवालिक जो है कि आपको दिखाई देगा। वही बात बोल रहा है कि पंजाब के पोटबार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक यह सतत रूप से जो है कि आपको विस्तृत है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी के रूप में जो है कि आपको मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाफला, मिरी, अमोर, मिसमी यह भी जो है कि बाह्य हिमालय या किसका? शिवालिक हिमालय के रूप में जो है कि आपको जाना जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यहां तक तो पूरा एकदम सरदर मिलेगा, पंजाब से लेकर बिहार के कोसी नदी तक तो पूरा सरदर मिलेगा। कोसी के बाद ये खंडित रूप से कहां पर? तो खंडित रूप से अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मेरी और अमोर और मिसमी की पहाड़ी के रूप में जो है कि आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संपीड़ात्मक पदार्थ, यहाँ पर रेत, मृतिका, चिकनी और मिट्टी और गोलारन और जो है कि आपको कोलगोमेरिट आदि जो है कि आपको पाए जाएंगे। मतलब ये नीचे वाला है तो इसमें रेत, मिट्टी, मृतिका इत्यादि का क्या होगा? प्रचुर मात्रा में जो है कि आपको बहुलता देखने को मिलेगा। किस हिमालय रेंज में? यह हिमालय रेंज है बाह्य शिवालिक हिमालय रेंज। ठीक, आगे देखिए। शिवालिक हिमालय रेंज में विभिन्न स्थानीय नामों में जो है कि आपको जाना जाता है। जैसे शिवालिक हिमालय को हम लोग हिमाचल प्रदेश जब चलिएगा तो हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ी कहा जाता है। किसकी पहाड़ी? कालका की पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ी, शिवालिक को किसके नाम से जाना जाता है? कालका की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जब शिवालिक आगे उत्तराखंड में जो है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में इसको दुधवा या धाग की पहाड़ी जो है कि आपको कहा जाता है। और नेपाल में इसे चुड़िया मुरैया की जो है कि आपको चुरैया मुरैया की पहाड़ी जो है कि आपको कहाँ कहा जाता है? नेपाल में जो है कि आपको कहा जाता है। और हरियाणा में शिवालिक का भाग को हम लोग मोरनी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किसकी पहाड़ी? मोरनी की पहाड़ी। तो मोरनी की पहाड़ी कहाँ पे? हरियाणा में। मोरनी की पहाड़ी कहाँ पे? हरियाणा में। चुरैया मुरैया की पहाड़ी कहाँ पे? नेपाल। कहाँ पे? नेपाल में जो है कि आपको कहा जाता है। दुधवा या धाग की पहाड़ी कहाँ पे कहा जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है कि आपको दुधवा या धाग। कालका की पहाड़ी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ी। यह सब किसके नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? यह सब किसका रूप है? शिवालिक का जो है कि आपको रूप होने वाला है। किसका रूप होगा? शिवालिक का जो है कि आपको रूप जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, दाफला, मिरी, अमोर और मिसमी। ठीक है, दाफला, मिरी और मोर मिसमी कहाँ का देखने को मिलेगा? ये कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नवीनतम जनजातियों के नाम से जो है कि आपको इसका नाम जो है कि आपको पड़ा है। जो किसका भाग है? जो शिवालिक का भाग होगा। किसका भाग है? जो शिवालिक का भाग जो है कि आपको होने वाला है। आइएगा, शिवालिक के अंदर कुछ कुछ घाटियां पाई जाती है, जिसमें जीरो घाटी की बात करेंगे। जीरो घाटी, इसे आपातानी जनजाति जो है कि आपको इसी घाटी में कौन सा जनजाति पाया जाता है? आपातानी जनजाति पाया जाता है। जीरो घाटी में कौन सा जनजाति? आपातानी जनजाति। और ये जीरो घाटी कहाँ पे देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे देखने को मिलेगा जीरो घाटी? अरुणाचल प्रदेश में। और जीरो घाटी में कौन सा जनजाति? आपातानी। कौन सा जनजाति? आपातानी। आपातानी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपातानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन से राज्य में आपातानी है? अरुणाचल प्रदेश में। अब पूछेगा कि आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के किस घाटी में निवास करती है? तब कौन सा हो जाएगा? जीरो घाटी में। कहाँ पे? जीरो घाटी में जो है कि आपको निवास करती है। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या बोलता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है। मतलब मध्य उसके ऊपर वाला और नीचे वाला कौन हो गया? शिवालिक हो गया। इसके बीच संकीर्ण मतलब कि एकदम पतला पतला सा अनुदैर्घ्य घाटियों का निर्माण हुआ है, जिसे पूर्व में द्वार और जो है, जिसे पूर्व में जो है कि आपको किसके? पूर्व में द्वार के रूप में, और पश्चिम में से किसके रूप में जाना जाता है? पश्चिम में से दून के रूप में जाना जाता है। आ रहा बात समझ में?
देखिए कह रहा है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में छोटा छोटा संकीर्ण गैप है। इस गैप में कुछ घाटियों का निर्माण हो गया है। इस घाटी में जो ये गैप है, इसके पूरब के डायरेक्शन, ये दोनों जो रेंज है, इस दोनों रेंज के पूरब की तरफ का जो डायरेक्शन है उसे क्या कहा गया? पूर्वी ओर को द्वार कहा गया। पूर्वी ओर को द्वार कहा गया। और इसके पश्चिमी ओर के इलाका को क्या कहा गया? पश्चिमी ओर को कहा गया दून। क्या कहा गया? दून जो है क्या आपको कहा गया। और इसी के नाम से फेमस होता है हरिद्वार, कोट द्वार, है ना। हरिद्वार और कोट द्वार उत्तराखंड में दिखाई देगा। और दून के नाम से फेमस होता है जम्बू दून, है ना। कालका दून, देहरादून जो है कि आपको क्या होता है? फेमस होता है। तो जम्बू दून, कालका दून और देहरादून, यह जो है कि आपको उत्तराखंड के पूरब की तरफ दिखाई देगा कि पश्चिम की तरफ? पश्चिम। पश्चिम। हाँ, क्या है कि दून का स्थान बन रहा है किस तरफ? पश्चिम की तरफ बन रहा है ना। क्या बोला? पश्चिम दिशा में दून बन रहा है। और द्वार अगर उत्तराखंड में बोलेगा हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड के किस दिशा में? तो हरिद्वार उत्तराखंड के पूरब की दिशा में। कहाँ पे? पूरब की दिशा में जो है कि आपको होगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। देहरादून भारत का सबसे बड़ा दून घाटी का उदाहरण है। देहरादून भारत का सबसे बड़ा किस घाटी का उदाहरण है? दून घाटी का उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा, आपका हिमालय का रेंज खत्म हो चुका है। अगला जो हिमालय का रेंज है वो है कौन सा? पूर्वोत्तर पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय है? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय को जरा देखिएगा। पूर्वांचल हिमालय में पूर्वी भारत का जो हिमालय है, इसको जो है कि आपको बात कर रहा है। पूर्वांचल हिमालय में मुख्य रूप से जो है कि आपको मिजोरम के, है ना, मेलासीन बेसिन तक का इसका विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और इसी में पूर्वांचल हिमालय में देखिएगा, पूर्वांचल हिमालय में सबसे पहला जो है कि आपको पटकाई बुम की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी दिखेगा? पटकाई बुम की पहाड़ी। अच्छा, पटकाई बुम की पहाड़ी कहाँ दिखेगा? ये पटकाई बुम की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दिखेगा? पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में। प्रदेश। उसके बाद देखिएगा नागा की पहाड़ी। नागा की पहाड़ी नागालैंड में। नागा की पहाड़ी कहाँ पे? नागालैंड में जो है कि आपको दिखाई देगा। नागालैंड में नागा की पहाड़ी दिखाई देगा। और इसी नागा की पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है माउंट सारामती। कौन सा चोटी है? माउंट सारामती। सारामती। माउंट सारामती चोटी नागा पहाड़ी का क्या है? सर्वोच्च चोटी है। नागा पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? माउंट सारामती। माउंट और ये सारामती। माउंट सारामती नागा पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है। और नागा पहाड़ी किस स्टेट में है? नागालैंड में। किस स्टेट में है? नागालैंड में है। इसीलिए बोलता है कि नागालैंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? सबसे ऊंचा चोटी सारामती, माउंट हाँ, सारामती। माउंट सारामती जो है कि आपको हो जाएगा। नागालैंड के नीचे देखिएगा, यहाँ पर मणिपुर राज्य है। और इसमें एक मणिपुर की पहाड़ी मिलती है। किसकी पहाड़ी? मणिपुर की पहाड़ी। मणिपुर की अब पहाड़ी। मणिपुर के बाद जो है कि नीचे चलेगा मिजोरम। यहाँ पर मिजो की पहाड़ी दिखाई देगा। मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी जो है कि आपको कहा जाता है मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी। और याद रखिएगा, मिजो की पहाड़ी और लुसाई की पहाड़ी, इसी का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसे हम लोग कहते हैं ब्लू माउंटेन। कौन सा माउंटेन? ब्लू माउंटेन। या फोंगपुई चोटी। ये फोंगपुई चोटी, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फोंगपुई चोटी या जो है कि आपको ब्लू माउंटेन किस राज्य में देखने को मिलेगा? कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? मिजोरम में जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। मिजोरम किस में। पहाड़ी का हिस्सा है ये ब्लू माउंटेन? मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी या लुसाई या लुसाई या दोनों नाम भी रह सकता है। मिजो याद रहेगा, कहीं लुसाई दे दिया तो फिर फंसा लेगा। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम कौन सा है? फोंगपुई चोटी। कौन सा चोटी है? फोंगपुई जो है क्या? हाँ, फोंगपुई जो है कि आपको चोटी जो है कि आपको दिखाई देगा। आप सुनिएगा, यहाँ तक आकर पूर्वांचल हिमालय भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अगला जो हम लोग हिमालय के प्रादेशिक सीमा का वर्गीकरण करेंगे, वह करेंगे नदी के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? अगला करेंगे नदी के आधार पर। सुनिएगा, अगला नदी के आधार पर करेंगे। हिमालय के प्रादेशिक सीमा का विस्तार या प्रादेशिक वर्गीकरण का विस्तार जो है कि आपको सर सिडनी, है ना, हुर्नार्ड के द्वारा जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया। यही जो है कि आपको बताए हैं। और ये किसके आधार पर बताए हैं? नदियों के आधार पर जो है कि आपको बताए हैं कि किस किस नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कौन सा हिमालय रेंज के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये भारत का एक सिंपल सा नक्शा है। भारत का तिब्बत नामक स्थान है, जो मानसरोवर तिब्बत। तिब्बत से 3 नदी निकलता है। कौन सा नदी निकलेगा तिब्बत से? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। हाँ, 3 नदी निकलेगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्रह्मपुत्र। और इधर हो गया, कौन हो गया? ये हो गया ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो, ठीक है।
जैस्मीन। सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। एगो नदी नेपाल से निकलेगा जिसका नाम होगा काली। कौन सा नदी? काली नदी। काली है। काली नदी। एगो सिक्किम से निकलेगा जिस नदी का नाम होगा तीस्ता। कौन सा नदी? तीस्ता। तीस्ता। कै गो नदी हो गया टोटल? याद रखिए, कै गो नदी हो गया? 5 गो नदी। पांच कौन गो सा कौन नदी। सा? कौन सा कौन सा? सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज, सतलज, ब्रह्मपुत्र, काली और तीस्ता। वैसे नहीं, वैसे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा एकदम। पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़िए, एकदम लेते हुए बढ़िए, तो पश्चिम से पूरब की तरफ अब बढ़िए। अच्छा। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, काली के बाद ब्रह्मपुत्र। तीस्ता, तीस्ता और तीस्ता के ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है ना। ब्रह्मपुत्रा को कहीं कहीं आपको दिहांग भी कहेगा, है ना। इसका छोटा नदी है दिहांग, इसकी सहायक है, इसका नाम भी कहीं दिहांग। पर जो है कि आपको देगा कहीं कहीं पर। या तो ब्रह्मपुत्रा बोलिए या ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बोलिए, दिहांग बोलिए। 5 गो नदी याद रहेगा, ये क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, बन जाएगा। नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहला कौन सा नदी? सबसे पहला सिंधु, सिंधु के बाद दूसरा सिंधु, सतलज, 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 सतलज के बाद दूसरा काली, 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 काली के बाद अगला, काली के बाद तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता के बाद जो है कि आपको ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र। दिहांग जो भी बोलना है वो बोल दीजिए, जो भी बोलना है वो बोल दीजिए। ठीक है। टोटल कितना नदी हो गया? 5 गो। 5 नदी। टोटल कितना हो गया? 5 नदी हो गया। अब देखिए, पहला जो सीमा क्षेत्र का विस्तार है, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का जो सीमा क्षेत्र का विस्तार होगा, ये वाला बेल्ट होगा, ये दोनों लाइन का बेल्ट, इसे ही पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? पंजाब या कश्मीर। पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के नदियों के बीच का क्षेत्र को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात करेंगे, इसका जो लंबाई है, इसका जो बेल्ट है, ये 560 किलोमीटर का बेल्ट है। कितना किलोमीटर का बेल्ट है? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर सतलज नदी हो गया, यहाँ पर सतलज है ना, यहाँ पर सतलज। अगला नदी कौन है? सतलज अगला नदी, अगला है काली। अगला कौन है? काली। सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा, उसे हम लोग कुमायूं हिमालय कहेंगे। कौन सा हिमालय कहेंगे? कुमायूं कौन सा? हिमालय। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किसके किसके मध्य है? कुमायूं हिमालय कौन कौन नदी के मध्य है? सतलज और काली। सतलज और काली नदी के मध्य के हिमालय क्षेत्र को कुमायूं हिमालय रेंज के नाम से जानते हैं, और इसका विस्तार 320 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। चलिएगा, अगला हम लोग काली तक पहुंच गए हैं। काली के बाद अगला नदी कौन सा था? काली, तीस्ता। काली, तीस्ता। तीस्ता। तो काली और तीस्ता नदी के बीच का जो सीमा का बीच का विस्तार है, इसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेपाल हिमालय। नेपाल नेपाल हिमालय का बेल्ट, पूरा हिमालय में सबसे बड़ा बेल्ट जो है कि नदियों के आधार पर 800 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर तीस्ता आ गया। तीस्ता के अगला बाद नदी कौन सा है? अगला नदी दिहांग या ब्रह्मपुत्र। दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, जो भी बोलना है बोलिए। दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, और इधर तीस्ता। तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्रा का जो बेल्ट है, इस बेल्ट को हम लोग कहते हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय कहते हैं। और असम हिमालय का बेल्ट होता है 720 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 720। 720 किलोमीटर। अच्छा, अगर लंबाई के हिसाब से सजाया जाए तो सबसे पहला लंबा में कौन सा हिमालय का बेल्ट आएगा? नेपाल हिमालय। नेपाल नेपाल हिमालय। हिमालय। दूसरा सबसे ज्यादा लंबा? असम हिमालय। असम हिमालय। तीसरा सबसे ज्यादा लंबा? कुमायूं। कुमायूं हिमालय। नहीं नहीं, कुमायूं नहीं। पंजाब होगा ना। कुमायूं कहाँ से? पंजाब या पंजाब कश्मीर हिमालय हिमालय। होगा सर। पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है कि आपको पंजाब। होगा, ठीक ना। चौथा? जी सर। कुमायूं सबसे छोटा हो जाएगा। हाँ, कुमायूं। चौथा कौन हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं। कुमायूं हिमालय का रेंज जो है। क्लियर है? 5 नदी के बीच 4 हिमालय क्षेत्रों को विस्तार किया गया है, ठीक ना। अब पूछ लेते हैं थोड़ा सा, बताइए। 5 को नदी लिख देते हैं। सबसे पहला मानसरोवर तिब्बत, तिब्बत से एक नदी ये आया। कौन सा नदी? सिंधु। 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 एक नदी ये आया। कौन सा नदी? सतलज। सतलज। एक नदी यहाँ से गया, ये नदी कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र। काली। हाँ, काली। नहीं वो ब्रह्मपुत्र। नहीं, वो लास्ट वाला ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। हाँ, ठीक तो है। ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर है। मानसरोवर तिब्बत से ही निकल रहा है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये मैप इसीलिए बार बार बना रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर है नेपाल। नेपाल से एक नदी निकला है। कौन सा नदी?
काली काली नदी है। काली काली। यहाँ पर है आपका उठा हुआ भाग सिक्किम। सिक्किम से एक नदी आया, कौन सा? तीस्ता। तीस्ता 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 है। पिस्ता नहीं, तीस्ता, ठीक ना? पिस्ता तो खाने वाला अच्छा होता है। तीस्ता चलिए, सिंधु सतलज के बीच कौन सा हिमालय क्षेत्र? पंजाब पंजाब हिमालय। हिमालय कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय कितना किलोमीटर का बेल्ट? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। ठीक है। अगला सतलज और अगला नदी कौन है? काली। सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय बेल्ट? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। 320 320 किलोमीटर। काली और अगला नदी कौन सा है? काली अगला तीस्ता। तीस्ता तीस्ता है सर। तीस्ता। काली नेपाल तीस्ता के हिमालय। मध्य हिमालय का क्षेत्र कौन सा? नेपाल हिमालय नेपाल नेपाल हिमालय। हिमालय कितना किलोमीटर? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर। किलोमीटर। तीस्ता और अगला जो है कि ब्रह्मपुत्रा या दिहांग कौन सा हिमालय रेंज? असम हिमालय। हिमालय असम हिमालय रेंज कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर। 720 720 किलोमीटर। हो गया हिमालय रेंज, यही तो याद करना था, सब याद करवा दिए। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंधु सतलज के बीच जो है कि आपको पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच 720 किलोमीटर असम हिमालय का क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? अब आइएगा। नीचे वाला को ना असम या दिहांग हिमालय कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। काहे कि दिहांग उस नदी का सहायक नदी है, इसीलिए असम को ही दिहांग के क्षेत्र के नाम से जो है कि जानते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर भौतिक प्रदेश आपका मुख्य रूप से जो हिमालय वाला जो भौतिक प्रदेश था वो समाप्त होता है। आगे आइए, आगे देखिएगा। आगे है ज्योग्राफी रिलेटेड करंट अफेयर का कुछ कुछ सवाल यहाँ पर जोड़ा गया है। क्या क्या सवाल है जरा देखिएगा। सबसे पहला करंट से रिलेट कर दिया है। आइएगा थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला बोल रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में निवास करने वाली ब्रू जनजाति, ब्रू ट्राइब है ना, जनजाति को ट्राइब कहा जाता है। कौन सा जनजाति है? ब्रू जनजाति। कौन सा है? ब्रू जनजाति। ब्रू जनजाति के लोग द्वारा पहली बार लोकसभा मतदान में भाग लिया गया। याद रखिएगा, बोल रहा है कि इस बार ये लेटेस्ट वाला जो लोकसभा हुआ 24 में हुआ ना, 24 वाला लोकसभा 29 तक चलेगा चुनाव, है ना, 29 तक इसका चलेगा। उसमें पूर्वोत्तर भारत में पहला बार निवास करने वाला एक जनजाति था, इसका नाम था ब्रू जनजाति। ब्रू जनजाति के लोगों के द्वारा लोकसभा मतदान में क्या लिया गया? भाग लिया गया। और इस जनजाति को रियांग नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किस नाम से? रियांग नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इसका मुख्य जो है कि निवास मिजोरम और त्रिपुरा और असम में है। कहाँ कहाँ निवास करता है ब्रू जनजाति या रियांग जनजाति? मिजोरम, त्रिपुरा या असम में जो है कि आपको निवास जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति है सोमपेन या सैम्पेन जनजाति। कौन सा जनजाति? सोमपेन। यह पिछली बार जो है कि मतदान किया था, मतलब कि 19 से पहले, 24 से पहले कब चुनाव हुआ था? 2019 में ना। तो 19 में जो है कि आपको मतदान करने वाला कौन था? तो सैम्पेन जनजाति था। कहाँ का जनजाति? सैम्पेन, अंडमान निकोबार का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलता है कि खनन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्थित कोल हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय खनिज शिखर सम्मेलन का जो है कि आपको क्या किया जा रहा है? आयोजन जो है कि आपको किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, खनिज के क्षेत्र में ज्ञान साझा करना और नवाचार को प्रोत्साहन करना। छोड़ दी जाएगी। अगला बोलता है कि कावेरी की सहायक नदी जिसकी नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी नदी है कावेरी का सहायक? लक्ष्मण तीर्थ, है ना। इन नदी वाला में लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ है, कोई बात नहीं। कावेरी की सहायक नदी एक है जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण सूखे की वजह से, मतलब कि दक्षिण भारत का नदी जो है ना गर्मी के महीनों में सूख जाता है, तो उसमें बोलता है कि लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये भीषण सूखे की वजह से पूर्णतः सूख गई है। मतलब इसमें पूरा रेत रेत हो गया, इसमें कोई धारा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर कृष्णा सागर डैम में कावेरी नदी में जो है कि जाकर क्या होती है? कावेरी नदी में जाकर यह नदी जो है कि आपको मिलता था। लेकिन क्या हो गया? यह नदी पूरी तरीका से सूख गया। और लंबाई इस नदी का दिया है, लक्ष्मण तीर्थ नदी का लंबाई कितना किलोमीटर? 180 किलोमीटर नदी। आगे चलिएगा। अगला
अगला बोलता है कि नोट तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगली कुत्तों में है ना मैगी बीमारी जो है कि आपको आया। कौन सा बीमारी है? मैगी बीमारी। अब मैगी बीमारी कहाँ पर? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में किसमें आया है? कुत्तों में आया है, जो त्वचा रोग है। मैगी बीमारी कैसा रोग है? त्वचा रोग प्रकोप को देखते हुए जो है कि आपको मिला है। अगला बोलता है कि हाल ही में विजांगम पोर्ट की बात करेंगे। कहाँ पे विजांगम पोर्ट है? ये केरल में। केरल। कहाँ पे है? केरल में। विजांगम पोर्ट केरल में है। अडानी इस पोर्ट को खरीद लिया है। अडानी पर नियंत्रण है ये पोर्ट का, ठीक ना। विजांगम पोर्ट में शिपिंग मंत्रालय द्वारा पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन को मंजूरी दे दिया है और इसे किस समूह का हिस्सा है? कौन सा समूह खरीदा है इसको? अडानी समूह। अडानी समूह। और अडानी। यही अडानी समूह बिहार के पीरपैंती में है ना बिजली उत्पादन करने जा रहा है। यही अडानी समूह बिहार के कहाँ पे? पीरपैंती क्षेत्र में। आगे चलते हैं। विवाद भी हुआ था कि 1 रुपए से कम एकड़ के रूप में जो है कि जमीन जो है कि आपको दिया गया। 1 रुपए से कम भी एकड़ लगा है उसको खरीदने में जमीन, इतना जो है कि सरकार उसको बेनिफिट दिया है। आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है? अच्छा, उद्देश्य है कि परियोजना का लक्ष्य जो है कि आपको भारतीय कार्गो बाजार का एक हिस्सा पर कब्जा करना, जो कोलंबो श्रीलंका जैसे विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से सालाना 10 लाख से अधिक कंटेनर को क्या किया जा रहा है? हस्तांतरित किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पोर्ट बना देगा ना केरल में, तो जो व्यक्ति जाकर कोलंबो यानी श्रीलंका में जो ठहरता था, वो श्रीलंका में जो भीड़ लगता था, वो भीड़ को कम भी हो जाएगा और यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा? जगह भी जो है कि आपको मिल जाएगा। किसको? भारत के केरल वाला विजांगम पोर्ट पे जगह मिल जाएगा, है ना। आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने है ना रोबोट साथी को लॉन्च जो है कि आपको किया है। इसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों को टिकट, सुरक्षा आदि की सुविधा जो है कि प्रदान करना और इसे पटना, दिल्ली, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम, कोलकाता छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर क्या किया गया है? तैनात किया गया है ना। रोबोट साथी जो है कि आपको, लेकिन पटना जंक्शन पे तो कभी दिखा नहीं। रोबोट अर्जुन की बात करेंगे। ये आरपीएफ के द्वारा कोरोना के दौरान क्या किया गया था? हेल्थ चेकअप के लिए जो है कि आपको लॉन्च किया गया था। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भारत का पहला हरित हाइड्रोजन पायलट परिवहन हिमाचल प्रदेश राज्य के नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना स्टेशन में शुरू किया गया है। यहाँ रोजाना 14 केजी हरित हाइड्रोजन उत्पादन जो है कि आपको होगा, जिसका उपयोग रासायनिक उद्योग, अमोनिया और उर्वरक के निर्माण में, पेट्रोलियम उद्योग में जो है कि आपको किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ हाइड्रोजन के स्रोत से हरित हाइड्रोजन का उपयोग जो है कि आपको लाने में तेजी करना। अगस्त 2021 में योजना की घोषणा किया गया, 2023 में मंजूरी दिया गया। करंट का सवाल छोड़ दिया गया। आगे बोलता है कि हाल ही में मैक्सिको के निकट जो है कि युकाटन प्रायद्वीप के पास एक ब्लू होल जो है कि खोजा गया है, जो कि है ना चेतुमल खाड़ी में जो है कि खोजा गया है और इसे तामजा ब्लू हॉल जो है कि आपको नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई जो है कि 420 मीटर है और 1378 फीट जो है कि आपको गहराई मापी गई है। ब्लू हॉल की बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के सेलों से बना हुआ है, जिसका आकार और गहराई अलग अलग जो है कि आपको होता है। दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन हॉल और ग्रेट जो है कि आपको ब्लो हॉल और डीन ब्लो हॉल कैरेबियन सागर में जो है कि आपको खोजा गया है। करंट छोड़ दीजिए इसको, आगे चलिए। 2-3 लाइन और था, हटाइए, आगे चलते हैं। देखिए, पहला तो विस्तार हम लोग पढ़ लिए, हिमालय का विस्तार पहला था। उसके बाद जो विस्तार है, उसके बाद है हिमालय के बाद। देखिएगा, जब भारत के नक्शा को जब आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर जो है कि आपको भारत के नक्शा को जब देखिएगा, रुक जाइए, थोड़ा सा हटके बनाते हैं। सिक्किम, सिक्किम के बाद ये भूटान, भूटान के बाद यहां से शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। मिजोरम के बाद जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि मुड़ जाएगा त्रिपुरा, फिर मेघालय, है ना। फिर यहाँ से जो है कि आपको पश्चिम बंगाल, फिर नीचे जो है कि आपको आ जाएगा ना। इसे समझ में आ रहा है कुछ इतना से कि नहीं आ रहा है? फिर मैप लगाया ब्लैंक, ठीक है। अब देखिएगा,
यहाँ पर जो है कि आपको क्या हो गया, यहाँ से आगे नीचे जो है कि आपको गुजरात, और गुजरात से नीचे जो है कि आपको पूरा हो जाएगा दक्षिण भारत। अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग जो है कि उत्तर के विस्तार में जब पढ़े हैं तो सबसे पहला ट्रांस हिमालय पढ़े हैं, ट्रांस जी या सर। पार हिमालय पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ट्रांस या पार हिमालय के बाद जो है कि हम लोग जिस बेल्ट को देखे थे वो देखे थे महान हिमालय के बेल्ट को देखे थे। किसको देखे थे? महान महान हिमालय। महान अब महान हिमालय के हिमालय। बाद जो बेल्ट को देखे थे, ये देखे थे मध्य हिमालय बेल्ट को देखे थे। देखे थे क्या? अब जी मध्य सर। हिमालय के बाद जो बेल्ट को देखे थे वो देखे थे शिवालिक हिमालय बेल्ट को, जो है कि आपको देखे थे। यही ना था? चार को देख लिए यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब ये बोलता है कि इसको देखने के बाद जब इसके दक्षिण की तरफ आइएगा, अच्छा ये नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण है ना, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बताइए तो सही। जी सर। इसके जब दक्षिण की तरफ आइएगा, नीचे की तरफ आइएगा तो दक्षिण है ना, हुआ। दक्षिण की तरफ आइएगा तो जी। यहाँ पर उत्तरी जो है कि आपको मैदान मिलेगा। किसका मैदान? यहाँ पर जो है कि आपको मिलेगा उत्तरी गंगा का मैदान, जो है कि आपको उत्तरी उत्तर मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। अब उससे ऊपर छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्तरी का विशाल मैदान। अब इसी विशाल मैदान पे जो है कि आपको चर्चा करना है। आइए अब इसके बारे में समझाते हुए बातों को रखते हैं। देखिएगा यहाँ उत्तर का कौन सा मैदान है? उत्तर का है विशाल मैदान है। सुनिएगा, पहला क्या बोलता है कि लगभग 7 लाख किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। तो उत्तर का विशाल मैदान कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, जो है कि आपको फैला हुआ है, जो दुनिया में सर्वाधिक उपजाऊ का मैदान है। आ रहा बात समझ में? उत्तरी जो है कि आपको उत्तर का विशाल मैदान जो है, ये देखिएगा कहां से आपको देखना होगा? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया बेल्ट, बिहार का हो गया बेल्ट, पश्चिम बंगाल का बेल्ट हो गया, है ना, मेघालय का हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम का, जो भी इसी सब राज्य में मुख्य रूप से जो है कि नीचे के राज्य में देखिएगा बेल्ट में क्या होता है? मुख्य रूप से कृषि होता है। तो यही बोल रहा है कि ये दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ वाला बेल्ट जो है, यही बेल्ट जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है बात? इसका निर्माण, मतलब इस विशाल मैदान का निर्माण, उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ? तो इसका बोलता है कि इसका विशाल मैदान का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो प्लेस्टिनो जो है कि आपको सीन काल के दौरान जो है कि आपको हिमालय, सुनिएगा, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर से आने वाली नदियों के अवसादीकरण से निर्मित मैदान है। मतलब समझ रहे हैं बात? मतलब कह रहा है कि हिमालय के तरफ से जो नदी निकला, अरे बात समझ, देखिएगा सुनिए, यहां से जो नदी, हिमालय की तरफ से जो नदी निकला, अरे बात समझ में, हिमालय की तरफ से जो नदी निकला, तो हिमालय की तरफ से जब नदी निकलेगा तो अपने साथ गाद को, कादो को, इत्यादि को, मिट्टी को बहा के लाएगा ना। अब मिट्टी को बहा के लाएगा तो ऊपर वाला इलाका से अगर आप पानी को जो है कि फेंकिएगा तो नीचे आएगा तो उसका स्पीड स्लो होगा, और नीचे आएगा स्लो होगा तो उसके साथ कौन चल रहा है? गाद चल रहा है, कादो चल रहा है। तो यही सब कादो क्या होगा? जाकर बीत जाएगा। क्या होगा? जाकर ये बीत जाएगा। और जब कादो जाकर बीत जाएगा तब ये सूख जाएगा, तो ये किसका रूप ले लेगा? तो सूख जाएगा तो ये मैदान का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? सूखने के बाद तो ये मैदान का रूप ले लेगा। वही बात बोलता है कि उत्तर भारत के जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनके द्वारा जो गाद कादो लाया गया, और जो दक्षिण भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं, दक्षिण भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनके द्वारा जो बहाया गया गाद कादो था, उसके बीच का जो बना मैदान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर भारत के या उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। किसका विशाल मैदान? उत्तर का विशाल मैदान। आ रहा बात समझ में? इसी दोनों के बीच का मैदान का क्षेत्र के बारे में ये क्या बोल रहा है? बात जो है कि आपको बोल रहा है। आइए अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस उत्तर भारत का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान का लंबाई कितना किलोमीटर तक ये है होगा? इसका 3200 किलोमीटर तक का लेंथ होगा। कितना किलोमीटर का लेंथ होगा? इसका लेंथ होगा 3200 किलोमीटर का, जो है कि आपको लेंथ जो है कि आपको होने वाला। ये उत्तर से लेकर पूरा जो है कि दक्षिण तक जो है कि आपको चलेगा। और इसकी औसतन चौड़ाई कितना मीटर तक होती है? चौड़ाई इसकी 200 मीटर तक जो है कि आपको होगी, और ऊंचाई 291 मीटर तक इसकी ऊंचाई होगी। और औसतन गहराई, कहीं कहीं गहरा भी दिखाई देगा, 1000 से लेकर कितना मीटर तक गहरा दिखाई देगा? 2000 मीटर तक जो है कि आपको गहरा दिखाई देगा। आगे चलते हैं। इसकी औसतन चौड़ाई की बात करेंगे 150 किलोमीटर से कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। 150 किलोमीटर से कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। अच्छा अब आइएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैप लगा हुआ है, देखिएगा। हम आपको बोल रहे थे कि मानसरोवर तिब्बत से 3 गो नदी निकल रहा था। कौन सा नदी निकल रहा था? 3 गो। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ठीक ना।
अच्छा, तो सिंधु नदी तो ये तो जम्मू कश्मीर होते हुए पार करते हुए कहाँ घुस जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज नदी लेकिन भारत में बहती है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ वही चीज बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि ये सतलज जो नदी है, सतलज नदी, इसके द्वारा ये नदी बह रहा है, ये ठीक है, ये नदी बह रहा है सतलज नदी, ठीक ना। और यहां से देखिएगा, ये मालवा के जो है कि आपको पठार से ये घग्गर नदी जो है कि आपको निकलेगा, है ना। ये नदी के बीच का मतलब सतलज और घग्गर नदी के बीच का जो विस्तार हुआ है, जहां पर मैदान का निर्माण हुआ है, ये किसका मैदान का निर्माण हो गया है? ये मालवा का मैदान का निर्माण हो गया। किसका मैदान का निर्माण हुआ है? मालवा का मैदान का निर्माण हो गया। अच्छा देखिए, ऊपर में घग्गर है, ऊपर में घग्गर है, ऊपर में घग्गर है और नीचे से बह रहा है यमुना। यमुना की सहायक कौन है? चंबल। यमुना की सहायक कौन है? चंबल। चंबल है ना, यमुना की सहायक। और इस जो नदी के बीच का जो विस्तार है, जिसमें आपको दिखाई देगा एक अरावली पर्वत भी जो है कि आपको दिखाई देगा, दिल्ली का कटक भी दिखाई देगा, थार का मरुस्थल भी जो है कि आपको दिखाई देगा, इसके बीच का भी जो मैदान है, इसमें भी जो है कि आपको मैदान का निर्माण हुआ है। वैसे ही बोल रहा है कि चंबल और विंध्याचल पहाड़ी के बीच का जो मैदान के बीच में जो निर्माण हुआ है, उसे मालवा के पठार के नाम से जो है क्या, मालवा का पठार है ना, विंध्याचल के ऊपर मालवा का पठार है, चंबल के बीच का जो मैदान हुआ है, ये भी जो है कि आपको क्या होगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है कि आपको एक रूप जो है कि आपको होने वाला है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि उत्तरी मैदान का अधिकतम ऊंचाई, यह कहां पर देखने को मिलेगा? अधिकतम ऊंचाई दिल्ली कटक के पास जो है कि आपको दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा? दिल्ली कटक के पास जो है कि आपको अधिकतम इसका ऊंचाई जो है कि आपको दिखाई देने वाला है ना, रूप में है, जो कि सिंधु और गंगा अफवाह बेसिन से क्या करती है? गंगा अफवाह बेसिन को जो है कि आपको अलग जो है कि आपको करती है। आगे देखिएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान की विभाजन कैसे कैसे किया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन सबसे पहला भौतिक वर्गीकरण किया है और एक प्रादेशिक वर्गीकरण किया है। भौतिक वर्गीकरण में जब सबसे नीचे वाला बेल्ट कौन था हिमालय का? ये था सबसे नीचे शिवालिक वाला या शिवालिक जो है कि शिवालिक आपको, या बाय हाँ शिवालिक या बाय जो है कि आपको था। शिवालिक से जब नीचे चलिएगा ना, शिवालिक बेल्ट से जो नीचे, तो सबसे पहला जो प्रदेश मिलेगा वो मिलेगा भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सबसे पहला प्रदेश हाँ प्रदेश भाबर। भाबर प्रदेश के बाद दूसरा जो प्रदेश मिलेगा वो मिलेगा तराई का प्रदेश। किसका प्रदेश? तराई तराई का प्रदेश। उसके बाद मिलेगा जलोढ़ मृदा का प्रदेश मिलेगा। जलोढ़ मृदा में इसी में दो प्रकार की जलोढ़ मृदा होगी। एक नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। अब पुरानी जलोढ़ मृदा को छादर क्या कहेंगे? बांगर जो है कि आपको बांगर कहेंगे। तो ये भौगोलिक वर्गीकरण में हम लोग अगर हिमालय के सबसे निचला मतलब दक्षिणतम बिंदु को देखेंगे, जो शिवालिक है, शिवालिक के बाद का जो मैदान क्षेत्र आपको दिखाई देगा, सबसे पहला भाबर प्रदेश दिखाई देगा, भाबर के बाद आपको तराई प्रदेश दिखाई देगा, और तराई के बाद जलोढ़ मृदा का प्रदेश जो है कि आपको दिखाई देगा। क्लियर है? लेकिन ये कैसा विभाजन हो गया? ये भौगोलिक विभाजन हो गया, भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक लेकिन प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे, इसमें नदी के आधार पर करेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण को देखिएगा, सबसे पहला जो विभाजन होगा वो सिंधु अथवा पंजाब हरियाणा का मैदान का जो है कि आपको निर्माण होगा, है ना। पहला तो ऊपर से चलेंगे तो पहला देखिएगा सिंधु और हरियाणा पंजाब के मैदान का निर्माण उधर हो जाएगा। उसके बाद जब इधर बढ़िएगा तो उसके बाद जो है कि गंगा का मैदान का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और फिर कैसी गंगा का मैदान? निचली गंगा का मैदान। निचला गंगा के मैदान को भी तीन भागों में बांटे हैं। एक गंगा के मैदान के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे ऊपरी गंगा का मैदान कहेंगे। एक गंगा के मैदान का जो बीच वाला हिस्सा होगा उसे मध्य गंगा का मैदान कहेंगे। और एक गंगा के मैदान का निचले वाला जो हिस्सा होगा उसे हम लोग किसका मैदान कहेंगे? उसे निचली गंगा का मैदान कहेंगे। निचला ठीक ना। देखो, पहला सिंधु नदी पर बांट दिए, है ना, दूसरा गंगा नदी पर बांट दिए, अब तीसरा जो विस्तार बांटेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांटेंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांटने वाला विस्तार होगा, उस मैदान का जो निर्माण होगा उसे असम का मैदान कहेंगे। किसका मैदान कहेंगे? असम का मैदान कहेंगे। असम का मैदान चलिए, शिवालिक के बाद जो पहला प्रदेश आपको दिखाई देगा, कौन सा प्रदेश शिवालिक के बाद? भाबर प्रदेश। ये भावर भाबर प्रदेश। भाबर के बाद कौन सा प्रदेश? तराई तराई। तराई के बाद कौन सा प्रदेश? जलोढ़ 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 मृदा का प्रदेश जो है कि आपको दिखाई देगा। और नदियों के आधार पर बांटेंगे तो एगो नदी पहला किसके आधार पे? पहला कौन सा नदी के आधार पे? सिंधु सिंधु नदी के आधार। सिंधु नदी के आधार पे बांटेंगे तो किसका किसका मैदान आपको दिखाई देगा? पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा का। पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर गंगा नदी बहेगा, गंगा नदी में गंगा नदी के मैदान को तीन भागों में बांटे हैं। कौन कौन गंगा नदी का मैदान है?
ऊपरी, मध्य और निचली। हाँ, ऊपरी गंगा नदी का मैदान, मध्य गंगा नदी का मैदान और निचली गंगा नदी का मैदान। फिर उधर से जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी निकल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, फिर वहां का मैदान को असम के मैदान के नाम से जो है कि आपको जाने। किसके मैदान? असम के मैदान के नाम से जाने। आइए सबसे पहला हम आपको भौगोलिक जो है विभाजन हुआ है उसको जो है कि आपको देखते हैं। देखिएगा, सबसे ऊपर वाला जो बेल्ट होता है दक्षिणतम बेल्ट होता है, अंतिम बेल्ट जो होता है जिसको हम लोग क्या बताएं, जिसको हम आपको बताए हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज दिख रहा है ना, ये शिवालिक रेंज। ये कौन है? शिवालिक रेंज। शिवालिक को ही गिरिपाद कहते हैं। चोटी जो है कि आपको सबसे नीचे वाला होता है गिरिपाद होता है। गिरिपाद के बाद शिवालिक के बाद शिवालिक रेंज में तो नदियां बहती है ना। इस नदियां जब बहती है ना तो सबसे पहला जो नदी शिवालिक के बाद जिस प्रदेश में प्रवेश करती है उसे हम लोग कौन सा प्रदेश कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। अब जरा सुनिएगा, इस भाबर प्रदेश में बड़े बड़े आकार के चट्टान के टुकड़े जो है कि आपको गोले गोले पाए जाते हैं। आ रहा बात समझ में? बड़े बड़े आकार के चट्टान के टुकड़े जो है कि आपको गोले गोले पत्थर पाए जाते हैं। होता क्या है कि जब नदी शिवालिक रेंज से सबसे पहला किस प्रदेश में प्रवेश करेगी? नदी शिवालिक रेंज के बाद भाबर प्रदेश में प्रवेश जब करेगी ना, तो भाबर प्रदेश में जैसे ही नदी प्रवेश करेगी, नदी यहाँ पर छिप जाएगी। क्या होगी? नदी छिप जाएगी। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि नदी निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बहता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है? कौन से प्रदेश में दिखाई नहीं देगा? छिप जाएगी नदी। भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में छिप जाएगी। छिप कहाँ जाएगा वो सुनिएगा। ये चट्टान जितना छोटा छोटा जो टुकड़ा है पत्थर का गिरा हुआ, इसी पत्थर के टुकड़ा के बीचों बीच से अंदर से रस रस के जो है कि आपको निकलेगा। अच्छा, कभी पहाड़ी वाला इलाका में जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर कोई जल का स्रोत नहीं है और एकाएक जो है कि आपको झरना जो है कि दिखाई देगा। पत्थर के बीचों बीच से जो है कि झरना जो है कि पानी गिर रहा है। तो वो कहाँ से पानी गिर रहा है? यही जो है कि आपको रस रस के चट्टानों के अगल बगल से जो है कि काट काट के जो है कि आपको पानी जो है कि आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले नदी किस प्रदेश में छिप जाएगी? नदी छिप जाएगी भाबर प्रदेश में। किसमें छिप जाएगी? भाबर प्रदेश में जो है कि आपको छिप जाएगी। ठीक ना? भाबर प्रदेश में जो है कि आपको धरातल पर जो है कि आपको छोटी नदियां नहीं जो है कि आपको दिखाई देगी। यहाँ पर छिपी हुई अदृश्य नदियां जो है कि आपको दिखाई देगी। अच्छा, जैसे ही इस प्रदेश को पार करेगी, अगला कौन सा प्रदेश इंतजार कर रहा है? अगला है इंतजार करता है तराई प्रदेश। कौन सा? तराई। ठीक, ये तराई प्रदेश में एकाएक सारा नदियां जो है कि आपको दिखना शुरू हो जाएगी। एकाएक सारा नदियां क्या हो जाएगी? धारा जो है कि आपको बहना शुरू हो जाएगी। काहे कि जैसे ही भाबर प्रदेश में जितना पत्थर कंकर था, सब में नदी घिरा हुआ था, वो सारा का सारा जो है कि पानी अब कहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा? दिखाई देना जो है कि आपको शुरू हो जाएगा। कहाँ पे? तराई में जो है कि आपको देगा। और तराई का जो प्रदेश होता है ये सदैव दलदली होता है। काहे कि इतना ना ज्यादा यहाँ पर पानी होता है, बहता है कि दलदल इसका जमीन होता है। कैसा जमीन होता है तराई वाला? दलदली होता है। कैसा होता है? दलदली क्षेत्र जो है कि आपको होता है। अच्छा, तराई के बाद देखिएगा, तराई के बाद जो आगे नदी बहेगी तो वह नदी किसका मैदान का निर्माण करेगी? तो वह नदी जो है कि आपको खादर प्रदेश यानी जलोढ़ मृदा का प्रदेश का निर्माण करेगी। और जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा क्या होगा? खादर के बाद वाला जो आपका मैदान का निर्माण करेगा, तराई के बाद वाला जो मैदान का निर्माण करेगा वह खादर प्रदेश जो है कि आपको कहलाएगा। और खादर प्रदेश का मतलब ये होता है, सुनिएगा, खादर प्रदेश कहने का मतलब ये होता है, खादर मिट्टी उसको कहते हैं जहां पे हर एक साल नया बाढ़ का पानी आता हो। यहाँ पर जहां पर हर एक साल पूरा नदियां बहाकर नई अवसादों को, एक लेयर को धरती के ऊपर जो है कि छाप देता हो, वो ऐसा प्रदेश को कौन सा प्रदेश कहेंगे? वो ऐसा प्रदेश को खादर प्रदेश कहेंगे। जहां पर नदियां हर साल अपने अवसादों को नहीं छापता हो, नहीं बिछाता हो, वैसे प्रदेशों को हम लोग कहेंगे बांगर प्रदेश। कैसा प्रदेश कहेंगे? बांगर प्रदेश कहेंगे। तो बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को कौन सा मृदा कहते हैं? खादर मृदा जो है आपको कहते हैं। तो ये जब तराई के बाद जब छोटे छोटे धाराओं में ये बहेगी नदी, उसके बीच में अगर कोई मैदान का निर्माण होगा तो वो कौन सा मैदान होगा? वो होगा खादर प्रदेश। अच्छा, ये छोटे छोटे धाराओं में बहने के बाद ये देखिएगा एक बड़ा धारा फिर बहने लगेगा। क्या होगा? छोटा छोटा धारा जब मिल जाएगा एक साथ तो एक बड़ा धारा बहने लगेगा। और बड़ा धारा के दक्षिण के दिशा में जिस प्रदेश का निर्माण होगा वही प्रदेश होगा कौन सा? वो प्रदेश होगा बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश होगा? बांगर प्रदेश का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर तो मैप के आधार पर समझा दिए। अब आइए नोट्स में क्या क्या लिखा उसको देख लीजिएगा। सबसे पहला भाबर प्रदेश के बारे में बोल रहा है कि शिवालिक
श्रेणी के समानांतर इसका गिरिपाद क्षेत्र में जो है कि आपको बड़े बड़े, है ना, पत्थरे, गोला गोलास्मो और बजरी का जमाव जो है कि आपको मिलता है। वही बताया कि बड़ा बड़ा क्या होता है, पत्थर जो है कि इस प्रदेश में क्या होता है, परा जो है कि आपको रहता है ना। आगे बोलता है जमाव मिलता है। और इसका बेल्ट कितना किलोमीटर बता रहा है, इसका बेल्ट बता रहा है आपका 8 से 10 8 किलोमीटर। से 10 किलोमीटर। किसका बेल्ट है 8 से 10 किलोमीटर? तराई का। भाबर का। किसका? पहला भाबर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? भाबर प्रदेश है। कौन सा? भाबर। भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश का बेल्ट कितना किलोमीटर, शिवालिक के कितना किलोमीटर नीचे 8 से दक्षिण में 10 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर जो है कि आपको चौड़ी एक विस्तृत जो है कि इसकी पट्टी होती है। और यह जल परागम में जो है कि आपको क्षेत्र होता है ना, परागम में क्षेत्र होता है। यहाँ धरातल पर छोटी नदियां जो है कि आपको नहीं दिखाई देती है, मतलब यहाँ पर जल जाकर क्या हो जाता है, जल जाकर छिप जाता है। क्या होता है? छिप जो है कि आपको जाता है। अगला जो प्रदेश है कौन सा प्रदेश है? तराई। तराई तराई प्रदेश। अच्छा, तराई प्रदेश का शुरुआत भाबर प्रदेश जहां पर खत्म होगा, उसके बाद किस प्रदेश की शुरुआत होगी? उसके बाद होगी तराई। तराई प्रदेश की शुरुआत। तराई प्रदेश दक्षिण में विस्तार इसका कितना से कितना किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा तराई 10 का? से 20 10 किलोमीटर। से 20 किलोमीटर। 10 से 20 किलोमीटर ये क्षेत्र जो है कि आपको लंबी क्षेत्र इस पट्टी में जो है कि आपको दिखाई देगा। और जहां भाबर में विलुप्त नदियां जो है कि आपको जल पहली बार धरातल पर प्रकट कहाँ होता है, क्या बोले कि जल यहाँ पर दिखाई देने लगता है। किस प्रदेश में जल दिखाई तराई देने में। लगता है? तराई तराई प्रदेश। प्रदेश में जो है कि आपको दिखाई देने लगता है, जिससे यहाँ पर अनुपज अथवा दलदली भूमि का जो है कि आपको क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। क्या बताएं कि तराई में हमेशा भूमि कैसा रहता है? तराई में दलदली। दलदली भूमि रहता है। कैसा रहता है? दलदली जो है कि आपको भूमि जो है कि आपको रहता है ना। और अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है कि आपको किसका क्षेत्र होता है? क्या है कि पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है, दलदली भूमि है, इसलिए अधिक उपजाऊ कौन सा क्षेत्र होगा? तराई क्षेत्र जो है कि तराई। आपको होगा। और यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाएगी। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा उगने के लिए उसको जो है कि नया मिट्टी चाहिए, मिट्टी से वो खाद ले लेगा, अब पानी तो उसको बहिए रहा है, तो यहाँ पर कैसा वनस्पति देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा सघन वनस्पति देखने को मिलेगा। और सघन वनस्पति में बिहार का देखिएगा स्टेट है बिहार का जिला है पूर्वी नहीं, पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जब बिहार वन रिपोर्ट पढ़िएगा तब बोलेगा सबसे सघन वन बिहार के किस जिला में पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण। ऐसा क्यों? क्योंकि यह शिवालिक के बाद तराई का रेंज जब खत्म होता है तो शिवालिक के बाद कौन सा था? शिवालिक के बाद जो है कि आपको था भाबर। भाबर के बाद तराई का रेंज खत्म होता है, तो यहीं पर जो है कि सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है तराई का। और तराई का विस्तार होने के कारण यहाँ पर जमीन में तो नया नया मिट्टी मिल जाएगा और उस मिट्टी से खाद निकाल लेगा पेड़ पौधा। अब पानी तो इसको मिल ही रहा है, अब पानी से जो है कि आपको क्या करेगा? सघन वनस्पति, खूब ज्यादा वनस्पति जो है कि आपको उगाई जाएगी। तो यह जो बेल्ट है हमारा बिहार वाला, बिहार का बेल्ट में देखिएगा तराई का बेल्ट कौन कौन सा है? नेपाल से सटा हुआ जो भी बिहार का जिला है, कितना जिला नेपाल से सटता है बिहार का? 7 गो जिला। कितना जिला सटता है? 7 गो जिला नेपाल से सटता है, जिसमें से कौन कौन सटता है सुन लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद जो है कि आपको कौन सटेगा? पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यह जो 7 जिला है, यह 7 जिला नेपाल के साथ लगता है। और इसमें जो प्रदेश पाया जाएगा यह प्रदेश को कहेंगे तराई का प्रदेश। कैसा प्रदेश? तराई का प्रदेश। कितना किलोमीटर का बेल्ट है? लेकिन पूरा नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा जिला तराई नहीं हो जाएगा। 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक का जो है कि आपको बेल्ट जो है कि आपको तराई का जो है कि आपको दिखाई दे। तराई के बाद जब आगे बढ़िएगा तो जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है कि आपको दिखाई देगा। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मैदान को ही कौन सा मृदा कहते हैं? जलोढ़ प्रदेश जो है कि आपको कहा जाता है। और जलोढ़ प्रदेश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर प्रदेश, एक होता है बांगर प्रदेश। कौन कौन सा प्रदेश है? खादर और बांगर। खादर प्रदेश है और दूसरा है बांगर प्रदेश है। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान, यहाँ प्रतिवर्ष जो है कि बाढ़ आती है, इसे कौन सा प्रदेश कहेंगे? प्रतिवर्ष बाढ़ आएगा तो खादर। खादर प्रदेश कहेंगे। और पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार, यहाँ कृषि कार्य जो है कि आपको सिंचाई के माध्यम से जो है कि आपको किया जाता है, मतलब कि इसमें पानी आपको देना पड़ेगा अगर कृषि करते हैं तो। तथा अधिक सिंचाई के कारण यह रेह या कल्हड़ की समस्या उत्पन्न जो है कि आपको होती है, जिसके उपचार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। तो किसमें सबसे बढ़िया कृषि होगा?
बांगर प्रदेश खादर में कि में। खादर प्रदेश में? कहाँ पे खादर अच्छा प्रदेश। कृषि होगा? खादर प्रदेश में जो है कि अच्छा कृषि देखने को आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो पूरा विस्तार हो चुका है। अब उत्तर मैदान के प्रादेशिक विस्तार में जो है कि हम लोग सबसे पहला सिंधु नदी वाला, उसके बाद गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, यही ना था। अब आइए सबसे पहला किस नदी का विस्तार देखते हैं? सिंधु नदी वाला विस्तार को जो है कि आपको देखते हैं। सिंधु अथवा कौन सा मैदान कहलाएगा? सिंधु अथवा पंजाब हरियाणा का पंजाब। मैदान। किसका मैदान? पंजाब या हरियाणा का मैदान। यह हरित क्रांति का जनक भी जो है कि आपको इसी जो है कि आपको क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और सिंधु नदी वाला तंत्र में दोआब का बहुत सारा निर्माण हुआ है। दोआब उसको कहते हैं, किसको? दो नदियों का बीच का स्थान जो होता नदियों है ना, जैसे ये नदी बह रहा है ए नाम का और ये नदी बह रहा है बी नाम का, और इसके बीच में जो भूमि का निर्माण हो गया, इसके बीच में जो भूमि का निर्माण हो गया, इसी को कहेंगे दोआब। क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। हाँ, दोआब होता है दो भूमियों के, दो नदियों के बीच का जो भूमि होता है, जो नदियों के बहने की दिशा में, मतलब नदी ये बह रहा है, नदी ये बह रहा है और इसमें एक भूमि यहाँ पर उठ गया है, उथला सा भूमि जो है कि आपको हो गया है, तो यही भूमि को क्या कहेंगे? यही भूमि को हम लोग दोआब कहेंगे। क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। दोआब। और ये दोआब जो क्षेत्र होगा ना, ये उपजाऊ क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? उपजाऊ क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? उपजाऊ जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको होगा। इसमें बहुत ज्यादा जो है कि आपको क्या होगा? खाद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट उपज सकता है। आगे देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र को यहाँ पर देखिएगा। सिंधु नदी तंत्र में आपको सारा नदी को देखना है। मानसरोवर से देखिएगा सिंधु नदी निकल रहा है। सिंधु की पहली सहायक नदी झेलम, झेलम के बाद जो है कि चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद कौन है? सतलज है। कौन है? सतलज है। कितना नदी हो गया सिंधु की सहायक? 5 नदी। 5 पांच नदी। को कौन कौन? झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, रावी, ब्यास और सतलज। हाँ देखिएगा, मेन तो नदी हो गया, कौन हो गया मेन? मेन हो गया सिंधु। नदी। सिंधु हो गया मेन। सिंधु की सहायक अब बोलिए। पहला है झेलम, झेलम, उसके बाद चिनाब, चिनाब, उसके बाद रावी, 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 उसके बाद ब्यास, ब्यास, उसके सतलज। बाद सतलज। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आया। 71वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। तो निम्नलिखित में से जो है कि आपको, है ना, क्या क्वेश्चन था भूल गया। यहाँ से कोई ये तो क्वेश्चन सब जाने के लिए कौन ना। सा नदी मतलब ये भारत का ई है, यही ना पूछा था। नहीं, सजाने के लिए भी दिया था ना किसी एग्जाम में। सजाने के लिए दिया था कि वो आपको उत्तर नहीं दक्षिण से उत्तर की दिशा में जो है कि आपको क्रम से शायद सजाने के लिए दिया था, शायद, जहां तक याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, छोड़िए। कुछ क्वेश्चन लेकिन आया था, यहाँ से देख लेंगे एक बार नहीं, क्या क्वेश्चन। यही आया था सर, लेकिन किस दिशा में था ये नहीं पता है, लेकिन सजाने के लिए ही आया था सर। हाँ, तो सजाने के लिए आया होगा, तो यही क्रम है, यही नहीं क्रम है। सर, सिंधु ये की पूछा सहायक का था ना एकदम। कि कौन सा नदी भारत यूज करता है, ये बीपीएससी में पूछा अच्छा, तो था। भारत यूज करता है ना, तो भारत यूज करता है, तो सुन लीजिए, भारत यूज करता है तो ऊपर का 3 गो नदी निकाल दीजिए। ऊपर का 3 गो नदी 80% इसका पानी करता है पाकिस्तान, अब 20% इसका पानी यूज करता है कौन? भारत, इंडिया। नीचे का ही 3 गो नदी दिख रहा है, इसमें 80% जो है कि इसका पानी यूज करता है कौन? भारत। अब 20% इसका पानी यूज करता है पाकिस्तान, जो है कि आपको करता है। लेकिन यह सिंधु जल समझौता था, लेकिन सिंधु जल समझौता को क्या कर दिया भारत? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, है ना, नहीं मानते इस समझौता को हम। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, हमको वहां पर नहीं जाना है अभी सिंधु जल समझौता पर, हमको जहां जाना है वहां पर चलते हैं। सुनिएगा, सबसे पहला सिंधु की सहायक नदी कौन कौन? 5 गो बोल दीजिए एक बार, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज हो गया ना, सतलज हो गया। हम आपको क्या बोले हैं कि दो नदियों का बीच का भूमि को जो क्षेत्र का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोआब। दोआब कहेंगे। क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। अच्छा, इस फोटो को जरा देखिए, हर एक जगह आपको दोआब का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एगो दो नदी के बीच में एगो दोआब दिख रहा होगा, यहाँ पर भी देखिएगा एगो दो नदी के बीच में आपको दोआब दिख रहा होगा, यहाँ पर भी देखिएगा दो नदी के बीच में दोआब, यहाँ पर भी देखिएगा दो नदी के बीच में दोआब, यहाँ पर भी देखिएगा दो दो नदी के बीच में दोआब। मतलब कितना दोआब हो गया? एक दोआब, 2, 3, 4, 5। कितना दोआब बन गया? 5 दोआब बन गया। कितना दोआब बन गया? 5 दोआब जो है क्या बन गया? आइए देखिएगा,
ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला नदी कौन सा? सिंधु। सबसे ऊपर वाला नदी कौन सा? सिंधु। सिंधु की सहायक पहला नदी कौन सा है, बताइए? झेलम। 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 सिंधु की पहला सहायक नदी है झेलम। सिंधु की पहला सहायक नदी कौन है? झेलम। कौन है? झेलम। सिंधु और झेलम के बीच के जो स्थान में द्वाब बना है उसे हम लोग सिंधु सागर द्वाब कहते हैं। कौन सा सागर द्वाब? सिंधु सागर। सिंधु सागर द्वाब। कौन सा द्वाब? सिंधु सागर द्वाब। ये पहला नंबर का द्वाब बन चुका है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब देखिएगा झेलम और अगला नदी कौन है? झेलम और अगला नदी है चिनाब। अगला कौन है? चिनाब। तो चिनाब से चा निकाल लीजिए। चिनाब से क्या? चा। और झेलम से झ निकाल लीजिए, है ना। तो चांज द्वाब की बात करेंगे। चांज द्वाब जो है कि आपको किसके बीच होगा? चांज द्वाब। चिनाब झेलम। चिनाब नहीं, झेलम ऊपर से आना, नीचे से नहीं। हम भले ट्रिक बता दें उसका मतलब झेलम और जो है कि चिनाब के बीच का जो द्वाब का क्षेत्र होगा उसे चांज द्वाब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर से आप चलते हैं अगला। अगला किसको किसको ले लेते हैं? अगला ले लेते हैं आपको चिनाब और रावी। चिनाब और किसको? रावी को। चिनाब और रावी। चिनाब और रावी के बीच का जो चिनाब और रावी के बीच का जो द्वाब होगा उसे देखिएगा, रावी से र निकाल लिए। रावी से र जो है कि आपको निकाल लिए। और चिनाब से जो है कि आपको चना निकाल लिए। चना। तो रचना द्वाब किसको कहते हैं? रचना द्वाब। किसके किसके मध्य को रचना द्वाब कहा जाता है? चिनाब और रावी के मध्य के जो क्षेत्र का जो द्वाब बनता है उसे रचना द्वाब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है? एगो द्वाब हो गया, दो गो हो गया, तीन गो द्वाब हो गया, दो गो भी और द्वाब बनेगा। आगे आगे चलिएगा। अगला जो है कि आपको, है ना, अगला जो है कि कौन कौन है? रावी और ब्यास है। रावी और ब्यास नदी के बीच का जो द्वाब बनता है उसे हम लोग कहते हैं बारी द्वाब। कौन सा द्वाब? बारी या ऊपरी द्वाब। ऊपरी, बारी या ऊपरी द्वाब जो है कि आपको कहा जाता है। कौन कौन द्वाब हो गया? बारी या ऊपरी द्वाब के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। चौथा नंबर का द्वाब। और पांचवा नंबर का द्वाब यह ब्यास और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र में जो द्वाब बनता है उसको हम लोग कहते हैं बिस्त द्वाब। कौन सा द्वाब? बिस्त द्वाब। द्वाब जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है? 5 द्वाब यहाँ पर आपने देख लिया है। सबसे पहला ऊपर से चलते हैं। सिंधु और झेलम नदी के बीच का द्वाब को कौन से द्वाब के नाम से जानते हैं? सिंधु सागर द्वाब कहते हैं। ठीक है। अगला है झेलम और चिनाब के नदी का बीच का जो द्वाब क्षेत्र है उसको किसके नाम से जानते हैं? चांज द्वाब। कौन सा द्वाब? चांज द्वाब जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा। चिनाब और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कौन सा द्वाब? रचना द्वाब जो है कि आपको कहते हैं। अगला देखिएगा। अगला है रावी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कौन सा द्वाब? बारी द्वाब जो है कि आपको कहा जाता है। बारी या ऊपरी द्वाब कहते हैं। और ब्यास और सतलज नदी के बीच का जो द्वाब का क्षेत्र है उसे कौन सा द्वाब? बिस्त द्वाब। बिस्त द्वाब जो है कि आपको कहा जाता है। बिस्त द्वाब जो है कि आपको कहा जाता है। यही चीज यहाँ पर लिखा होगा। सबसे पहला देखिएगा, सिंधु और झेलम के बीच जो है कि सिंधु सागर द्वाब। झेलम और चिनाब के बीच चांज, है ना। चिनाब और रावी के बीच रचना। रावी और जो है कि ब्यास के बीच बारी या ऊपरी। और ब्यास और सतलज के बीच जो है कि कौन सा द्वाब? बिस्त द्वाब जो है कि आपको होता है। मतलब दो नदियों का बीच का जो उथला हुआ भूमि या जो निर्मित द्वाब होता है उसी को जो है कि आपको द्वाब कहते हैं। दो नदियों के बीच के निर्मित भूमि को द्वाब कहा जाता है। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी जो है कि कृषि होती है। ठीक है ना। जैसे पटना के पास अगर आप होंगे तो देखते होंगे कि एक तरफ गंगा नदी और एक तरफ वहां पर देखिएगा तो, है ना, एक तरफ जो है कि आपको बूढ़ी गंडक नदी। गंडक और गंगा के बीच में कोई भूमि का विस्तार जो है कि आपको हो गया है जहां पर बालू वाला क्षेत्र है ना। वहां पर खूब ज्यादा जो है कि अच्छा प्रकार का क्या होता है? कृषि जो है कि आपको होता है। क्या होता है? कृषि जो है कि आपको होता है। क्लियर है बात? कृषि जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा। चो किसे कहा जाता है? सतलज नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित, है ना, गड्ढे नुमा भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? गड्ढे नुमा भूमि को चो के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। लेकिन कौन सा नदी गड्ढा नुमा भूमि निर्माण कर रहा है? कौन सा? सतलज नदी। कौन सा है? सतलज नदी।
अब नालिका अपर्दन का मतलब होता है कि नाला के समान, मतलब कि यहाँ से भी नदी जो है कि आपको बहा, बहुत सारी नदी जो है कि आपको बहा, और बहुत सारी जब नदी बहेगा ना तो यहाँ पर एक गंडक या खंड या टुकड़ा या जो है कि आपको क्या बोलते हैं, गड्ढा निर्मित कर देगा। यही गड्ढा जो निर्मित करेगा सतलज नदी से ही चो कहा जाता है। और सर्वाधिक चो की बात करेंगे, यह सतलज कहाँ बनाता है, होशियारपुर पंजाब में बनाता है। कहाँ पे बनाता है, होशियारपुर पंजाब में बनाता है। धाया या बेट की बात करेंगे, नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान को पंजाब में बेट कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा का जो मैदान होता है पंजाब में, उसे किस नाम से जानते हैं, पंजाब में उसे बेट के नाम से जानते हैं। अब पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान को पंजाब में किसके नाम से जानते हैं, धाया के नाम से। किसके नाम से, धाया। नवीन वाला को बेट कहा जाता है और पुरानी वाले को क्या कहा जाता है पंजाब में, धाया जो है कि आपको कहते हैं। मालवा का मैदान सतलज और घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र को होता है, जिसे पंजाब के मैदान या मालवा के मैदान के नाम से जानते हैं। और जिप्सी मध्य जो है कि आपको काल के दौरान पंजाब क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति जो है कि आपको जो थे, जो बाद में मध्य एशिया की ओर जो है कि आपको कहा, मध्य एशिया की ओर जो है कि आपको चले गए। यही जो है कि आपको कौन था, जिप्सी जो है कि आपको था। अगला है गंगा का मैदान। एक यूनिट खत्म हो चुका है, कल से हम लोग गंगा का मैदान जो है कि आपको देखना शुरू करेंगे। कल आपका आखिरी क्लास रहेगा, दोपहर में क्लास बंद रहेगी। अब लुसेंट वाली क्लास होली बाद जो है कि चलेगी। कल और आज और कल लुसेंट वाला बंद रहेगा, चलेगा। अब रात में क्लास डायरेक्ट जो है कि आपको चलेगा, कब, रात को चलेगा, ठीक है ना। रात में डायरेक्ट मिलेंगे बायोलॉजी में, ठीक। चलिए फिर बंद करते हैं अभी। बाकी टेस्ट निर्धारित समय पे चलेगा, है ना। टेस्ट कैसा जो है कि आपको जैसा होगा ऐसे। कल के बाद छुट्टी रहेगा आपका, है ना। कल के बाद छुट्टी रहेगा 5 तक, 5 या 6 तक जो है कि छुट्टी रहेगा, है ना, छुट्टी रहेगा।